Hello students, so we are here again with another video which is part 2 of the previous video. हमने किया था पार्ट 1 में निमसेट 2025 के PYQs और ये उसका सेकंड पार्ट है। उस लेक्चर में हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कर लिए थे। यहाँ पे हम आगे बाकी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पे। इसमें आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करके ट्राई करते हो तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये क्वेश्चन, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये जो 1 है यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाली। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 को यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो नीचे एक्चुअली ना स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं अपना t कुछ इस तरह से लूँ, डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x रख लें, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब हमें कुछ इस तरह का फंक्शन ऊपर लेना है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन ये वाला हमारा डेरिवेटिव की तरह या तो इस ऐसा बन जाए या कुछ ऐसा दिखने वाला या इसके आसपास का कोई फंक्शन बन जाए। तो कॉस से रिलेटेड हमेशा हमारे दिमाग में क्या आता है, साइन आता है। तो एक बार साइन लेके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन एक्स ले लिया है, फिर हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है। और ये अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बनेगा 2 cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर एक्स। और डिनोमिनेटर में आपका है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो सिमिलर फंक्शन बन रहा है हमारे पास, एग्जैक्ट यही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये क्या है हमारा dt है ना। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि t तो हमारे पास है ही नहीं। तो हमने जब t को ये पुट किया तो ये वाला जो पूरा फंक्शन था ये dt बन गया और ये एज इट इज़ हमारे पास फंक्शन पड़ा हुआ था। तो हमने इस पूरे को क्या पुट कर दिया, dt पुट कर दिया। अब यहाँ पे जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास t आएगा, है ना। लिमिट्स तो हम बाद में पुट करेंगे, तो पहले t आया। तो t आपका क्या था, ये वाला फंक्शन। तो बेसिकली आपके पास फिर इंटीग्रेट करके ये आएगा। इसमें हम 0 से π/2 की लिमिट्स पुट करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, साइन π/2 पे क्या होता है 1 होता है, बट कोस π/2 पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 बनने वाला है। तो हमारे पास आंसर जो आया वो 1/2 आया। अब 1/2 हमारा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपके पास a क्रॉस b की वैल्यू c वेक्टर के इक्वल दी थी। a डॉट c आपके पास गिवन था, b डॉट c गिवन था। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता था ना, यहाँ पे कुछ बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होती है, इंडिविजुअल वेक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर में क्या होता है, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक अनदर वेक्टर है, क्या कह दिया उसने, सी वेक्टर के इक्वल है। और हमें ये भी पता है कि सी क्रॉस सी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एक तरफ हम सी को ऐसे रखेंगे और दूसरे वाले वेक्टर में सी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट में कि सबसे पहले सी की आपने डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेनी है और ए को बाहर रख देना है, माइनस फिर सी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ले लो और बी को बाहर रख दो।
आपके पास यहाँ पे सी डॉट बी आपके पास वैल्यू गिवन थी, 1 गिवन है। बी डॉट सी डॉट बी, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, तो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और साथ में ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए या ए डॉट सी क्या वैल्यू है, 2 है, और साथ में बी वेक्टर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें यहाँ पे मॉड ए पूछा गया है। तो यहाँ पे इस साइड 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए वेक्टर की वैल्यू 2 टाइम्स बी वेक्टर के इक्वल आ गई। सो दैट मीन्स मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस पूरे वेक्टर का मॉड और 2 टाइम्स मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ बी कितना गिवन है, 1। सो आंसर इज 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल आपको पूछा गया है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 हमारी लाइन 1 की स्लोप है, m2 हमारी लाइन 2 की स्लोप है। तो यहाँ पे जब आप इसको इस तरह से रखोगे y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/2, तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो आपकी स्लोप होती है। तो m1 आपका क्या आ गया, 1/2। सिमिलरली यहाँ से आपका m2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो। अब इनको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, ऊपर भी आपका आ जाएगा -5/2 और नीचे आपका प्लस का 5/2। तो पूरा कैंसिल आउट होने के बाद आपका आ जाएगा मॉड का -1। आपको पता है कि tan थीटा 1 कब होगा, यानी कि मॉड है ना यहाँ पे, तो आपको 2 वैल्यूज़ लेनी है थीटा की, या तो वो +1 आ सकती है या फिर -1 आ सकती है। और थीटा हमारा क्या आएगा यहाँ से, 1 कब होता है, 10 π/4 पे। बट उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज यानी कि इसको पाई से माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है इस तरह से, उसके पास 4 एलिमेंट्स आप ले सकते हैं x और y के। तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस में कितने आ सकते हैं, इस ओमेगा में कितने आ सकते हैं, टोटल 16, यानी कि x के लिए भी 4 ऑप्शन, y के लिए भी 4 ऑप्शन, तो 4 × 4 16 हो गया। अब यहाँ पे a के ऊपर कंडीशन क्या है कि a के पास वो वाले x हैं, x आपका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो एक बार पहले 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो उससे बेटर है हम क्या करते हैं, यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। क्या रहेगा a कॉम्प्लीमेंट, कि x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो बेसिकली 1 ही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम 1 रखेंगे x को, y की वैल्यू वेरी करवा देते हैं, तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगी। अगर कॉम्प्लीमेंट में 4 हैं तो a के पास कितने हो जाएंगे, बाकी के 12। सो कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी हो जाएगी, 12। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लें a की, तो वो हो जाएगी 12/16, तो यानी कि 3/4। अब यहाँ पे b कह रहा है कि वो वाले y लेने हैं कि y जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और 4 होना चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स आएंगे y में, b में। तो एक बार पहले आपको 2 लेके चलना है x को, एक बार 3 लेके चलोगे, एक बार 4 लेके चलोगे। अब 4 से बड़ा तो y कोई है नहीं, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट आने नहीं वाला। इस केस में अगर आपने 3 रखा x को, तो y क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे y को 4 ही होना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हमने 2 रखा x को, तो यहाँ तो वो 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास कितने एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पे आपके पास y ग्रेटर देन 1 का केस भी आना है।
मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया, आपने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर से डील कर रहे हैं। तो जब हमने 1 से बड़ा रखना है तो x को 1 फिक्स कर लेते हैं, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो 3 एलिमेंट यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेट क्या हो जाएगी 6/16। तो ये कितना हो गया 3/8। अब आपको पूछा गया कि कौन सा ट्रू नहीं है यहाँ पे। ए वाला तो देखो आपका ट्रू है, लास्ट वाला भी आपका ट्रू है। अब बोला गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो इंटरसेक्शन में आपको बोला गया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। अब बी आपका यहाँ पे है, ए आपका, ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए के पास 12 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे ए के पास हैं, राइट। बट ये वाले एलिमेंट बी के ए के कॉम्प्लीमेंट के पास हैं, तो ये वाले एलिमेंट ए के पास तो होने से रहे। बचे कौन से, ये वाले। कितने हैं ये 3, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 16। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने आए, 3 आए आउट ऑफ 16। उसने बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, जो कि गलत है, और उसने नॉट ट्रू ही पूछा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाले नहीं आंसर आने हैं क्योंकि वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी गई है। अब ये वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपके पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन कर दी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 क्या है हमारा 2 की पावर 3 है, तो बाहर आपका x-1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे हम 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो -2 बनेगा और बाहर x है, तो इस तरह से आ गया। बेसिस सेम, पावर्स इक्वल, तो यहाँ पे 3x - 3 इज इक्वल टू -2x, तो इधर आके वो 5x हो जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना दोनों का बेस जो है वो सेम है, x+1 x+1, इधर 1 - x और 1 - x, और बीच में चल रहा है माइनस। तो यहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर्टी जो लगनी है वो लगनी है ये वाली कि log m/n वाली, क्योंकि ये होती है log m - log n के, और यहाँ पे बेस आप कुछ भी a मान लो। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को हम मेंशन कर सकते हैं 1 बेस क्या है हमारे पास x+1, और ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1 log 1 - x 4/5। अब इनको हम क्या कर देंगे, इनके ऊपर सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/5 यहाँ आ जाएगा और x+1 यहाँ हो जाएगा। सेकंड वाले में भी log 4/5 बेस बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 - x। अब इस केस में भी बेस सेम हो गया, बीच में प्लस है, तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 4/5 है तो x+1 और 1 - x, और 1 + x की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई, और 1 - x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3/5 पे 2/5। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया log, यहाँ पे 4/5 है, और ये आपका हो गया 16/25, और ये क्या है, ये हमारा 4/5 का स्क्वायर ही तो है, तो इसको हम log 4/5 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दोगे कि पावर जो है वो आगे आ जाएगी,
और ये बन जाएगा log 4/5 log ब्रैकेट 4/5। अब इस वाले की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आपका आना है 2। यानी कि एक यहाँ पे और प्रॉपर्टी आएगी, वो क्या है कि log a इज़ इक्वल टू 1, यानी कि बेस और यहाँ पे जो फंक्शन होता है या वैल्यू है वो सेम होती है, तो 1 के इक्वल हो जाता है। सो आंसर 2 यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लॉग से रिलेटेड ही है। आपको यहाँ पे बेस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू बी है तो आप इसको कैसे ले सकते हो, पावर को आगे लेके। ये बेसिक डेफिनेशन जो है लॉग की, वहाँ से ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इन केस अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मैं आप एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी जहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो x इज इक्वल टू लॉग ए बी, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो इस तरह से पावर हमारी आगे आ गई है और लॉग हमारा इस साइड जाके x जो हमारा वो बेस में चला गया। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/log x 5⁴, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर है ना, तो हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, बेस 5 है और इधर यहाँ पे क्या है, बेस x है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले इसको हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, x 5 और होल पावर 4। तो मैंने इसको लिख दिया 5 नीचे आ जाएगा, x यहाँ पर जाएगा और फिर इसकी पावर हो जाएगी 4। और हमें पता है log m⁴n पावर क्या जाती है, आगे जाती है, तो यहाँ के बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं। हम इस वाले फंक्शन को y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 8y - 24 इज इक्वल टू 4y। इस तरह से हमारे पास ये आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ना करते हुए हम यहाँ पे पहले पावर को आगे ले आते हैं ताकि गलती के चांसेस कम हो जाए। तो -4 log x 5। अब यहाँ पे मुझे बेस 5 चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको ले देंगे डिनोमिनेटर में, तो बेस हमारा 5 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब हम इसको पुट करेंगे y, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 8y - 24, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आया, और राइट हैंड साइड से क्या हो गया, ये -4/y। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकालने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y को उधर मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 2y² - 6y इज़ इक्वल टू 0। या फिर हम इसको ऐसे ही रहने दे सकते थे और 2 भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई, एक बार 0 और एक आ गई 3, तो 2 वैल्यूज़ आ गई। हमने किसको लेट किया था y, इस पूरे को, log 5x। तो हमने यहाँ पे एक बार 0 रखना है y को और एक बार आपको 3 रखना है। अब दोबारा से हमने यही बेसिक डेफिनेशन यूज़ करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5⁵, और यहाँ से आपका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5⁵। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है, 125। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको एक्चुअली यहाँ पे पूछा क्या गया था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। तो यहाँ पे आपने 0 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। यहाँ पे आपको पता है 5 की पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 और 125 की मल्टीप्लाई क्या आने वाली है, 125। तो इसलिए यहाँ पे 125 आया। अगर मान लो आंसर यहाँ पे 0 आया होता तो फिर उस केस में हमारा आंसर 0 हो जाता, क्योंकि उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था प्रोडक्ट।
ये वाला आपका स्टार्ट का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 40 फीमेल 20 मेल स्टूडेंट्स आपके क्लास में हैं। एवरेज हाइट फीमेल की और मेल की 5.5। तो यहाँ पे पहले मेल का और यहाँ फीमेल। तो पहले फीमेल है, कितनी है 40। एवरेज कितनी है, एवरेज है 5.15। तो यानी कि इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास सम ऑफ फीमेल की जितनी भी हाइट है उनका सम आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सम ऑफ हाइट ऑफ मेल्स आ जाएगा। तो कितने मेल्स हैं 20 हैं, एवरेज कितनी है 5.66। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगी क्लास की हाइट। निकालना क्या है, एवरेज हाइट निकालनी है आपने पूरी क्लास की। तो जो आपका सम आएगा उसको आपने क्या करना है 60 से डिवाइड। तो यहाँ पे मैं 20 को कॉमन ले लूँगी, अंदर आ जाएगा 5.66 प्लस, और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे 40 है ना। 40 इंटू 20 इंटू 2 क्या होता है 40 होता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 5.10.30 ये चीज़ आ जाएगी। और ये कैंसिल आउट होने पे 3 आ जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा पहले आंसर ये आया और डिवाइड करने पे आ गया 5.3, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको अपना टाइम बताना होता है, क्योंकि फिर जो बाकी जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं फिर वहाँ पे आप अपना ये जो टाइम है यूज़ कर सको। ये वाला क्वेश्चन मैट्रिसेस से था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, अगर आप इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो क्या फैक्टर्स आएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए। तो कौन कौन से फैक्टर आए आपके इसके पास। यहाँ पे ना उससे पहले एक चीज़ आपने करनी है कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे ना, इस पूरी मैट्रिक्स में यहाँ पे ऐड कर देंगे आई, यानी कि इस साइड भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी। तो ये हमारा बन जाएगा a² + 5a + 6 टाइम्स i इज इक्वल टू आई। अब इस वाले को ब्रेक करना ना बहुत इजी हो गया कि दो फैक्टर ऐसे बताओ, मल्टीप्लाई करके 6 बने और प्लस माइनस करके 5। तो हमें पता है 3 और 2, तो यहाँ पे a + 3 आएगा और a + 2 आएगा, और इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो अगर आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो इस तरह से a + 3 जो है उसका इन्वर्स, ये वाली इसका इन्वर्स है, ये वाली इसका इन्वर्स है। सिमिलरली हम y का भी देख लेते हैं, b मैट्रिक्स के लिए भी। उसमें भी पहले हम यही करेंगे कि दोनों तरफ ऐड कर लेंगे i, तो वहाँ बन जाएगा 3 टाइम्स b + 2 टाइम्स i इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 1, तो b + आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड b + 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b + आइडेंटिटी का इन्वर्स हो गया b + 2 टाइम्स i। अब इनको हम यूज़ करेंगे इस वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे भी अगर पहले वाले में से हम b को कॉमन निकालें तो वहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट था इसलिए मैं इसको मैट्रिक्स में लेफ़्ट साइड में ले रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स होती तो b को इस तरह से कॉमन नहीं लिया जा सकता था, अगर 2 की जगह कोई मैट्रिक्स होती। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a + 2 टाइम्स i। अगले वाले में 2 कॉमन लिया तो a + 2 टाइम्स i, ये बन गया b + 2 टाइम्स i, और ये बन गया a + 2 टाइम्स i। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो इस पूरे का इन्वर्स निकलेगा, और ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और बी प्लस, पहले इनको आगे पीछे करके लिख लो कि a +
2 टाइम्स आई का इन्वर्स आगे आएगा, फिर b प्लस 2 आई का इन्वर्स आएगा। अब a प्लस 2 टाइम्स आई, इसका इन्वर्स क्या आया, इस वाले का इन्वर्स a प्लस 3 है, यानी कि a प्लस 3 टाइम्स आई। अब यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं लिखना, इनके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लेना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैट्रिक्स से हम डील कर रहे हैं। और b प्लस 2 टाइम्स आई का इन्वर्स b प्लस आई आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस ए प्लस 3 टाइम्स b प्लस 3 टाइम्स आई। कौन से ऑप्शन आ गए हमारे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव का था, आपको स्लोप निकालनी थी। स्लोप के लिए आपके पास dy बाई डी एक्स होना चाहिए। तो पहले dy को निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आ जाएगा आपके पास, 4 टाइम्स t माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स प्लस 3। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अब आपको यहाँ पे वैल्यू किस में है, t की फॉर्म में है, बट यहाँ पे तो आपके पास क्या है, x और y है। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू रख के t की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर हम यहाँ पे x को 2 रखें तो t² प्लस 3t माइनस 8, यानी कि ये क्या बन गया, t² प्लस 3 टाइम्स t, इधर आके माइनस हो जाएगा तो -10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स को ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो t की आई है -5 और 2, और हम यहाँ पे t के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइम के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव होता नहीं है, तो t की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पे 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3। तो आंसर आ गया 6/7। अगर आप यहाँ पे y को रख के भी सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आपकी यहाँ से भी 2 आने वाली है, तो दोनों की कॉमन वैल्यू हम यहाँ पे उठा रहे हैं। अगर कॉमन वैल्यू कुछ और होती तो हम फिर वो वाली वैल्यू रखते। अब ये तो आपकी आ गई स्लोप 6/7, पर उसने पूछी किसकी है, उसने पूछी है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और हमें पता है नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1 अपॉन dy बाय डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस और 6/7 है, तो 6 और 7 ऊपर, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। इस केस में पूछा गया है कि आपके पास आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड √22 हो और इसके पैरेलल हो। तो अगर आपको याद हो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं कि पहले तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, अब इसके पैरेलल पूछा है तो बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड भी कितना चाहिए, इतना, तो फिर यूनिट वेक्टर निकालने के बाद इस √22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे a, b और c वेक्टर की वैल्यूज़ यहाँ पे रखने के बाद और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आएगा, तो 2 माइनस 2 प्लस 3, तो पहली वैल्यू आपके पास आएगी 3 आई कैप, सेकेंड वैल्यू भी आपके पास आएगी 3 जे कैप, एंड सेकेंड आ जाएगी, लास्ट आ जाएगी 2 टाइम्स के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मॉड से डिवाइड कर दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 4। अब ये कितना हुआ, 18 प्लस 4 22। तो जब आप √22 से ही मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था। ये आपके पास टोटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था स्टैट का। पूछा गया है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन से बड़ा या बराबर होता है, ये करेक्ट है। और स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो होता है इस तरह से समीशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये मिनिमम होता है जब हमारे पास ये वाली जो चीज़ होती है वो मीन होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल से चेंज होते हैं, ओरिजिन से नहीं होते, यानी कि ओरिजिन का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर ओरिजिन बोला होता तो हम
सोचते, बट उसने स्केल बोला है तो यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है। अब फर्स्ट में उसने बोला है कि वेरिएंस और जो यूनिट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के वो सेम होते हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन के यूनिट्स जो हैं, कुछ भी ले लो, अगर आप यू ले लो, ठीक है, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस तो उन सबको क्या करने पे आता है? स्क्वायर करने पे आता है। तो उसका यूनिट जो है वो यू स्क्वायर बनेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट आपका यू आने वाला है, ना कि वेरिएंस का। तो ये आपका गलत ऑप्शन है, और उसने यही पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका स्टैट का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास म्यू की वैल्यू यानी कि मीन की वैल्यू यानी कि लैम्डा आपके पास 3 गिवन है। आपके पास 3 एक्सीडेंट इन 2 वीक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, वैल्यू ऑफ के निकालनी। तो पर वीक मीन अगर 3 है तो 2 वीक के लिए कितना हो जाएगा? 2 वीक के लिए आपका लैम्डा 6 हो जाएगा। तो जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे, जो कि क्या होता है, ई माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़्ड टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। सो यहाँ पे पुट कर दो इस तरह से, और यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकाल लें तो क्या आने वाला हमारे पास आंसर आएगा 36। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगेन फिर से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।